कभी आपने सांप सीढ़ी का खेल खेला है, जहां बड़ी मेहनत से एक एक घर आगे बढ़ते हो और अचानक किस्मत पलट जाती है। कभी सीढ़ी मिल जाती है जो सीधे जीत के करीब ले जाती है, और कभी एक सांप डसता है जो आपको फिर से नीचे फेंक देता है। मोनिका ओ माय डार्लिंग भी कुछ ऐसी ही कहानी है। फर्क बस इतना है कि यहाँ पासा किस्मत नहीं बल्कि एक लड़की फेंकती है। नाम है मोनिका। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि बीच बीच में तगड़े ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। खैर, बिना किसी और देरी के चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है गौरव मोरे से, जो यूनिकॉर्न नाम की एक बड़ी कंपनी में काम करता है। गौरव ऑफिस में बैठा अपने फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा होता है, जहां वह बार बार शालू नाम की लड़की की तस्वीरें देखता है। यहीं से हमें पता चलता है कि गौरव शालू से बेहद प्यार करता है। तभी वहां उसका दोस्त देव आता है, जो उसी कंपनी में काम करता है। देव बड़ी खुशी से गौरव को बताता है कि उसने शालू को प्रपोज किया था और शालू ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया है। यह सुनते ही गौरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि जिस लड़की से वह बेइंतहा प्यार करता था, वही अब उसके सबसे अच्छे दोस्त की होने वाली है। गौरव इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता। गुस्से और जलन में आकर वह ऑफिस में मौजूद एक रोबोटिक मशीन का इस्तेमाल करता है और देव को मार डालता है। इसके बाद कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है। अब हम देखते हैं कि गौरव और शालू साथ में हैं। यानी देव की मौत के बाद हालात ऐसे बदले कि शालू अब गौरव की जिंदगी में आ चुकी है। गौरव खुश है, क्योंकि जिसे वह कभी सिर्फ प्यार करता था, आज वही लड़की उसके साथ है। इसी दौरान यूनिकॉर्न कंपनी में एक बड़ा फंक्शन आयोजित किया जाता है। इस फंक्शन में कंपनी के मालिक सत्यनारायण अधिकारी यह अनाउंस करने वाले होते हैं कि कंपनी का नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन बनेगा। इस पोस्ट के लिए कई लोग दावेदार होते हैं, लेकिन सबको चौंकाते हुए सत्यनारायण जयंत को चुन लेते हैं। जयंत एक बेहद टैलेंटेड इंजीनियर है और उसने कंपनी के लिए एक खास रोबोटिक मशीन भी बनाई होती है। इसी वजह से उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कुर्सी मिलती है। वहीं इस फंक्शन में अरविंद नाम का एक शख्स भी मौजूद होता है, जिसे उम्मीद थी कि शायद यह पोस्ट उसे मिलेगी। लेकिन जब उसका नाम नहीं लिया जाता तो वह अंदर ही अंदर टूट जाता है। यहीं पर हमें निक्की से भी मिलवाया जाता है, जो जयंत से प्यार करती है और जयंत भी उससे शादी करने वाला होता है। निक्की सत्यनारायण की ही बेटी होती है। साथ ही सत्यनारायण का बेटा निशिकांत भी वहां मौजूद रहता है। निशिकांत भी कंपनी में कामयाब है, लेकिन उसे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बनाया जाता। इस बात से वह काफी नाराज रहता है। इसी फंक्शन में एंट्री होती है मोनिका की। मोनिका कंपनी में काम करती है और मंच पर एक डांस परफॉर्मेंस देती है। यहीं से कहानी की असली खिलाड़ी सामने आती है। अगली सुबह हम मोनिका और जयंत को साथ देखते हैं। यहां खुलासा होता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। तभी मोनिका जयंत को एक ऐसी बात बताती है जिससे जयंत के होश उड़ जाते हैं। मोनिका कहती है कि वह प्रेग्नेंट है और यह बच्चा जयंत का है। जयंत इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। वह मोनिका से अबॉर्शन करवाने को कहता है, लेकिन मोनिका उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होती। वह साफ कहती है कि कुछ दिनों में जयंत की शादी निक्की से होने वाली है और कुछ सालों बाद पूरी कंपनी भी उसी के नाम हो जाएगी। ऐसे में वह इस बच्चे को अकेले भी पाल सकती है। बस उसे वक्त वक्त पर थोड़ी सी फंडिंग चाहिए होगी, जो जयंत को देनी पड़ेगी। यहां जयंत समझ जाता है कि मोनिका उसे ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। अपनी इमेज, शादी और करियर बचाने के लिए उसे मोनिका की शर्तें माननी पड़ती हैं। अगले दिन ऑफिस में सत्यनारायण जयंत का हाथ पकड़कर उसे एक नया केबिन दिखाते हैं। दरअसल जयंत को कंपनी में और ऊपर प्रमोट कर दिया गया होता है। यह देखकर जयंत बेहद खुश होता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि वह जिस सीढ़ी पर चढ़ रहा है उसके नीचे कितने सांप छुपे बैठे हैं। इसी यूनिकॉर्न कंपनी में शालू भी काम करती है। यहीं पर एक बड़ा खुलासा होता है कि शालू दरअसल जयंत की बहन है। एक दिन जयंत अपने ईमेल चेक कर रहा होता है, तभी उसे मोनिका का मेल मिलता है। मेल में लिखा होता है कि उसे होटल के रूम नंबर 303 में आना है। इस मेल के साथ कुछ तस्वीरें भी होती हैं, जिनमें मोनिका और जयंत साथ दिखाई दे रहे होते हैं। तस्वीरें देखकर जयंत घबरा जाता है और रात होते ही तुरंत होटल पहुंच जाता है। होटल के कमरे में मोनिका नहीं होती, बल्कि वहां निशिकांत मौजूद होता है। निशिकांत जयंत को ऐसी बातें बताता है कि जयंत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। निशिकांत बताता है कि मोनिका के साथ उसका भी अफेयर था और कुछ दिन पहले मोनिका ने उसे भी बताया था कि वह प्रेग्नेंट है। अब मोनिका उसे भी ब्लैकमेल कर रही है। यहीं पर पता चलता है कि इस कमरे में अरविंद भी मौजूद है और मोनिका का उसके साथ भी अफेयर रह चुका है। यानी मोनिका इन तीनों को एक साथ ब्लैकमेल कर रही थी और सबसे पैसे ऐंठना चाहती थी। इन तीनों को यह अच्छी तरह समझ आ जाता है कि अगर आज पैसे दे भी दिए तो मोनिका यह ब्लैकमेलिंग कभी बंद नहीं करेगी। यहीं से एक खौफनाक फैसला लिया जाता है। तीनों तय करते हैं कि अगर मोनिका ही नहीं रहेगी तो ब्लैकमेलिंग भी खत्म हो जाएगी। निशिकांत एक तरह का मर्डर एग्रीमेंट बनाता है और तीनों उस पर अंगूठा लगा देते हैं। प्लान के मुताबिक निशिकांत मोनिका को मुंबई बुलाएगा और वहीं उसका मर्डर करेगा।
जयंत अपनी गर्लफ्रेंड निक्की को देवलाली लेकर जाएगा, उसे नींद की गोलियां खिलाकर सुला देगा और फिर मुंबई आकर मोनिका की बॉडी अरविंद को सौंप देगा। इसके बाद अरविंद की जिम्मेदारी होगी कि वह बॉडी को जंगल में ठिकाने लगाए। प्लान के अनुसार जयंत निक्की को लेकर देवलाली पहुंचता है। वहां वह निक्की को नींद की दवाइयां देकर सुला देता है और फिर मुंबई के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ निशिकांत भी पूरी तैयारी में होता है और मोनिका भी मुंबई पहुंच चुकी होती है। निशिकांत मोनिका से मिलता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम मोनिका की डेड बॉडी देखते हैं, जो पीले रंग की पॉलीथीन में बंधी होती है। अब अगली जिम्मेदारी जयंत की होती है। वह मोनिका की बॉडी को एक बैग में भरकर अरविंद को सौंप देता है, लेकिन अरविंद की हालत खराब हो चुकी होती है। वह जयंत से कहता है कि वह यह काम अकेले नहीं कर सकता। मजबूरी में जयंत उसकी मदद करता है और दोनों मिलकर बॉडी को जंगल में ठिकाने लगाने जाते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक शेर आ जाता है। डर के मारे दोनों मोनिका की बॉडी वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। काम पूरा हो चुका था, इसलिए जयंत को वापस देवलाली लौटना होता है और वह समय पर वहां पहुंच भी जाता है। अगले दिन ऑफिस में अरविंद जयंत से मिलता है और बताता है कि उसे बहुत डर लग रहा है। मोनिका की बॉडी ठिकाने लगाने के बाद से उसे हर रात बुरे सपने आ रहे हैं। जयंत किसी तरह उसे संभालता है और दोनों मीटिंग के लिए चले जाते हैं। मीटिंग में दो लोग मिसिंग होते हैं, एक मोनिका और दूसरा निशिकांत। जयंत और अरविंद की नजर बार बार दरवाजे पर जाती है। उन्हें लगता है कि अब निशिकांत अंदर आएगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरवाजे पर निशिकांत नहीं बल्कि मोनिका खड़ी होती है। उसे देखकर दोनों पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। तभी टीवी पर न्यूज चलती है कि एक सुनसान जगह से निशिकांत अधिकारी की डेड बॉडी मिली है, वही बॉडी जिसे जयंत और अरविंद ने ठिकाने लगाया था। अब दोनों को पूरा शक मोनिका पर हो जाता है, क्योंकि निशिकांत ही मोनिका को मारने गया था। थोड़ी देर बाद मोनिका जयंत को बुलाकर कहती है कि पुलिस वाले उससे मिलना चाहते हैं। जयंत अपने केबिन में जाता है, जहां एक पुलिस ऑफिसर और एसीपी नायडू मौजूद होते हैं। यहीं पर जयंत और नायडू की पहली मुलाकात होती है। दूसरी तरफ अरविंद की हालत और खराब होती जा रही थी। मोनिका उससे बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरविंद को यकीन हो जाता है कि खेल अब उसके हाथ से निकल चुका है। अगले दिन अरविंद के घर एक पार्सल पहुंचता है। ठीक उसी समय बिल्कुल वैसा ही एक पार्सल जयंत को भी मिलता है। जयंत पार्सल खोलने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर टीवी पर चल रही एक ब्रेकिंग न्यूज पर पड़ती है। न्यूज में बताया जाता है कि अरविंद की मौत हो चुकी है और मौत की वजह है सांप का काटना। दरअसल अरविंद के पास भी एक पार्सल आया था और उसी पार्सल से सांप निकलकर उसे डस लेता है। यह सुनते ही जयंत समझ जाता है कि उसके पास जो पार्सल है वही अगला जाल हो सकता है। वह पार्सल खोलता नहीं है, लेकिन तभी वह पार्सल अपने आप हिलने लगता है और उसके अंदर से भी एक सांप निकल आता है। किसी तरह जयंत खुद को बचा लेता है। डरा हुआ जयंत सीधे सत्यनारायण अधिकारी के पास जाता है। वहां मोनिका और तमांग नाम का एक आदमी भी मौजूद होता है। जयंत देखता है कि मोनिका चाय के कप में चुपचाप कोई चीज मिला रही है। यह देखकर जयंत समझ जाता है कि अब उसकी जान भी खतरे में है। वह चाय पीने की एक्टिंग करता है और मीटिंग का बहाना बनाकर बिना चाय पिए वहां से निकल जाता है। निशिकांत और अरविंद के बाद अब जयंत को साफ लगने लगता है कि अगला नंबर उसी का है। तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से वही मर्डर एग्रीमेंट आ जाता है जो निशिकांत ने बनाया था। उस एग्रीमेंट पर तीनों के अंगूठों के निशान भी होते हैं। साथ ही एक मैसेज आता है कि एग्रीमेंट छत पर रखा है। घबराया हुआ जयंत तुरंत टेरेस पर पहुंचता है। जैसे ही वह एग्रीमेंट उठाने वाला होता है, पीछे से कोई उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि गौरव होता है। लेकिन किस्मत यहां पलटती है। जयंत नीचे गिरता नहीं बल्कि ऊपर लटक जाता है। उसके पास ही एग्रीमेंट पड़ा होता है, जो हवा में उड़कर नीचे खड़ी पुलिस की गाड़ी के शीशे पर चिपक जाता है। जयंत किसी तरह नीचे उतरता है, एग्रीमेंट उठाता है और उसे तुरंत ठिकाने लगा देता है। तभी उसे पता चलता है कि यह एग्रीमेंट ओरिजिनल नहीं बल्कि फोटोकॉपी है। अब जयंत पूरी तरह समझ जाता है कि यह पूरा खेल मोनिका खेल रही है। इसी गुस्से में वह रात को अपने बॉस के घर पहुंचता है और मोनिका पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है, जिसमें मोनिका भी जयंत पर भारी पड़ती है। लेकिन ठीक उस वक्त जब जयंत मोनिका को मारने वाला होता है, उसका दिल कांप जाता है। उसे एहसास होता है कि वह बहुत गलत करने जा रहा है। वह मोनिका को छोड़ देता है। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होती है, जहां मोनिका कहती है कि उसने निशिकांत और अरविंद को नहीं मारा, वह बस उनसे अपना हक चाहती थी। इसी बीच जयंत के पास निक्की का कॉल आ जाता है। जयंत फोन पर बात करता रहता है और इसी दौरान मोनिका शराब पीने लगती है। कॉल खत्म होने के बाद जब जयंत मोनिका की तरफ देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मोनिका मर चुकी होती है। यह देखकर जयंत पूरी तरह शॉक हो जाता है और घबराकर मोनिका के घर से बाहर निकल जाता है। बाहर रास्ते में उसकी टक्कर एक अंधी बूढ़ी औरत से होती है, जो इस सीन को और डरावना बना देती है।
अगले सीन में ऑफिस के अंदर शालू जयंत के केबिन में आती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। वह कहती है कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका भाई इतना बड़ा हत्यारा निकलेगा। यह कहकर शालू वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद एसीपी नायडू जयंत से पूछताछ करने आती है। अब सबको पता चल चुका होता है कि मोनिका की मौत हो गई है और शक सबसे ज्यादा जयंत पर ही है। एसीपी नायडू जयंत को बताती है कि मोनिका प्रेग्नेंट थी। अरविंद के डीएनए सैंपल लिए गए हैं जो नेगेटिव निकले हैं। यह सुनते ही जयंत अंदर से टूट जाता है। उसे पता होता है कि मोनिका के सिर्फ 3 लोगों के साथ अफेयर थे। अरविंद और निशिकांत मर चुके हैं और दोनों के डीएनए नेगेटिव हैं। इसका मतलब साफ है कि मोनिका के बच्चे का पिता जयंत ही है। आगे हम देखते हैं कि शालू जयंत से सिर्फ मोनिका की मौत को लेकर नाराज नहीं थी, बल्कि वह इस बात से ज्यादा गुस्से में थी कि जयंत की बनाई हुई मशीन की वजह से देव की जान गई थी, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। इसी सीन में हमें गौरव भी दिखाई देता है, जो शालू के साथ खड़ा होता है और यह सारी बातें चुपचाप सुन रहा होता है। यहाँ जयंत साफ साफ कहता है कि उसने दीप को नहीं मारा क्योंकि मशीन में कोई खराबी ही नहीं थी। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि किसी ने मशीन को जानबूझकर मैन्युअली सेट किया है, इसलिए वह तुरंत यूनिकॉर्न कंपनी पहुंचता है और उसके साथ गौरव भी जाता है। जैसे ही जयंत की नजर कंट्रोल स्क्रीन पर पड़ती है और वह नाम पढ़ता है, वह अंदर से हिल जाता है क्योंकि वहां लिखा होता है गौरव मोरे। वही गौरव जिसने मशीन को मैन्युअली कंट्रोल करके दीप की जान ली थी। इसके बाद जयंत और गौरव के बीच जोरदार फाइट होती है और गौरव जयंत को घायल कर देता है। अब गौरव अपनी पूरी सच्चाई उगलने लगता है। वह बताता है कि वह सालों से मोनिका से प्यार करता था, लेकिन देव की वजह से उसका दिल टूट गया, इसलिए उसने देव को मार दिया। देव की मौत के बाद जब वह कंपनी से बाहर निकल रहा था, तब निशिकांत ने उसे यह कांड करते हुए देख लिया, लेकिन निशिकांत ने उसे पकड़वाने की बजाय उससे छोटे मोटे काम करवाने शुरू कर दिए। जयंत के पास जो मोनिका की ब्लैकमेल वाली फोटोज आई थी, वह मोनिका ने नहीं बल्कि निशिकांत ने ही भिजवाई थी। गौरव निशिकांत के कहने पर कई काम करता रहा, लेकिन जब निशिकांत ने उससे एक और मर्डर करने को कहा तो गौरव ने मना कर दिया। निशिकांत ने धमकी दी कि अगर उसने मर्डर नहीं किया तो वह सारी सच्चाई सबको बता देगा। यहीं से गौरव का दिमाग पूरी तरह खराब हो जाता है और वह मोनिका को मारने की बजाय निशिकांत को ही मार देता है, क्योंकि उसे डर था कि निशिकांत उसे जिंदगी भर ब्लैकमेल करता रहेगा। तभी उसे पता चलता है कि वह बेवजह जयंत और अरविंद को मारने के चक्कर में फंस गया था, क्योंकि वे गौरव के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां गौरव जयंत को मशीन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन वक्त पर मशीन काम करना बंद कर देती है। गौरव नीचे उतरता है। तभी खुलासा होता है कि मशीन का कंट्रोल जयंत की घड़ी में था और जयंत उसी मशीन से गौरव को मार देता है। अगले दिन एसीपी नायडू आती है और जयंत से पूछताछ करती है। जयंत कहता है कि यह मर्डर नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस था और वह एसीपी को पूरी सच्चाई बता देता है कि देव, अरविंद और निशिकांत को गौरव ने ही मारा था और अगला नंबर उसी का था। तभी एसीपी नायडू बताती है कि मोनिका के केस में एक लीड मिली है और वह लीड जयंत के खिलाफ जाती है। एक गवाह सामने आई है जो मोनिका की बिल्डिंग में रहने वाली एक अंधी औरत है। जयंत को लगता है कि उसने कुछ देखा नहीं होगा, लेकिन एसीपी बताती है कि वह औरत पिछले 30 सालों से एयरपोर्ट के बाहर परफ्यूम बेचती है। उसे खुशबू और आवाज दोनों की पहचान है। जयंत को एहसास हो जाता है कि अब शायद वह पकड़ा जाएगा, इसलिए वह घर जाकर निक्की और सत्यनारायण के लिए माफीनामा लिखता है। तभी टीवी पर न्यूज चलती है कि मोनिका की मौत दरअसल तमांग की वजह से हुई थी। तमांग ने उसके वाइन में सांप का जहर मिलाया था और बाद में वही जहर खाकर खुद भी मर गया। आगे हम देखते हैं कि सत्यनारायण जी के घर हवन चल रहा है और वहां जयंत और एसीपी नायडू बात कर रहे हैं। जयंत सिर्फ एक सवाल पूछता है कि मोनिका प्रेग्नेंट थी तो बच्चे का बाप कौन था। एसीपी बताती है कि अगर बच्चा पैदा होता तो वह जयंत का सौतेला भाई या बहन होता, यानी मोनिका को सत्यनारायण ने प्रेग्नेंट किया था। यह बात तमांग को भी पता चल गई थी और उसकी बस एक ही मांग थी कि उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जगह मिले, लेकिन सत्यनारायण को यह मंजूर नहीं था। इसी वजह से उन्होंने एसीपी नायडू को कॉल करके तमांग का काम तमाम करवा दिया। इससे यह भी साफ हो जाता है कि सत्यनारायण और एसीपी नायडू आपस में मिले हुए थे। अब जयंत को बस गौरव के घर से मर्डर एग्रीमेंट की असली कॉपी ढूंढनी थी। वह वहां जाता है, छानबीन करता है और आखिरकार कॉपी मिल भी जाती है। वह खुश होता है, लेकिन तभी अचानक उसके दोनों तरफ से एक एक सांप निकल आते हैं। जयंत को सांपों से जबरदस्त डर लगता है। अब वह बचा या नहीं, यह फिल्म नहीं बताती और इसी अधूरे डर के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक बनता है। और हाँ, ऐसी ही अलग
हटके और दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि अगली कहानी आप मिस ना करें। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।